इट्स ओके विराट, तुम्हें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, मैं किसी और से लिफ्ट लेकर चली जाऊंगी। सानिया ने कहते हुए इधर उधर देखा तो उसने अपने साथ पढ़ने वाला रोनित दिखा। वो उसकी तरफ बढ़ गई। हाय रोनित, उसने कहा तो रोनित ने हैरानी से उसे देखा। दरअसल उसकी इमेज कॉलेज में ज़रा भी अच्छी नहीं थी, खासकर लड़कियों के मामले में। वो और उसके साथी बहुत बार लड़कियों को छेड़ने और उनके साथ मिसबिहेव के मामले में पनिश हो चुके थे। सब उससे परेशान थे, लेकिन अपने एमएलए चाचा की वजह से वो आज भी कॉलेज में टिका हुआ था। सानिया को तो वो फूटी आंख नहीं भाता था। वो कई बार उसको मज़ा भी चखा चुकी थी। फिर आज क्या बात थी? सूरज किस दिशा से निकला था कि वो सामने से उससे बात कर रही थी? यही सब सोचते हुए उसने भी अपना हाथ हिलाकर सानिया से कहा, हेलो सानिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सानिया ने तिरछी नज़र से विराट को देखा, फिर मुस्कुराकर रोनित से बोली। आज उसके ऐसे बात करने पर रोनित उलझ गया था। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ। कुछ काम था तुम्हें मुझसे? उसने आखिरकार सामने से पूछ ही लिया तो सानिया एक बार फिर खुलकर मुस्कुरा दी और कहा, क्या तुम मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दोगे? लेकिन उससे पहले मुझे मार्केट भी जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो, तब तक मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। रोनित ने कहा तो सानिया ने सिर हिला दिया और फिर विराट से बोली, तुम जाओ, मैं रोनित के साथ चली जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? उसके बारे में जानती नहीं हो क्या? विराट ने कब से दबा कर रखी अपनी भड़ास निकाली। उसके साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। सानिया ने पहले विराट से कहा, फिर अपनी घड़ी देखकर खुद से बोली, ये रोनित कहाँ रह गया अब तक? और ऑप्शन क्यों नहीं है? मैं अभी यही हूं ना, रोज तो मेरे साथ ही जाती हो। विराट ने गुस्से में कहा तो सानिया ने मुंह बनाया, तुम्ही ने तो मना किया है ना मुझे साथ ले जाने से। कब कहा मैंने ऐसा? चलो बैठो चुपचाप से, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। विराट ने रोबिन की कार आते हुए देखी तो कार डोर ओपन करके सानिया को ज़बरदस्ती उसमें बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। उसकी हड़बड़ाहट पर सानिया खुलकर मुस्कुरा दी। विराट चुपचाप ड्राइव करने लगा तो सानिया ने ही बात की शुरुआत की, तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा? विराट सामने देखते हुए ही बोला तो सानिया ने फिर कहा, फिर तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं की? मैंने नोटिस नहीं किया होगा, वैसे भी मैं आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं रहता। विराट ने बहाना बनाया, जबकि उसने सच में जानबूझकर सानिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट को अवॉइड किया था। शायद ये उसका अपना गुस्सा दिखाने का तरीका था। झूठ मत बोलो, दिन भर तुम ऑनलाइन रहते हो, पोस्ट करते रहते हो। सानिया ने तुरंत कहा तो विराट ने आंखें मींच ली, फिर बोला, बोला ना यार, नहीं देखी तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट। सही है, मेरे बाद तुमने 8 लड़कियों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। बस मेरे नाम पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। मैंने भी फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट ही भेजी है, एटम बॉम्ब नहीं भेजा जो एक्सेप्ट करते ही फट जाओगे तुम। सानिया बड़बड़ाती हुई बोली, तुम क्या मेरी जासूसी करती हो? विराट ने उसकी तरफ देखकर पूछा तो उसने कहा, नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने 8 लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है? क्योंकि वो सारी मेरी फेक आईडी थी। सानिया ने भी चिढ़ते हुए कहा तो विराट हैरान रह गया। उसने कार एक साइड में रोकी और सानिया की ओर देखकर पूछा, वो तुम्हारी आईडी थी? तुमने अपनी फेक आईडी बनाई सानिया? हाँ तो क्या करती? तुम्हें मेरे अलावा किसी लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझसे दूर भागते हो। इसलिए मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। या तो तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो या फिर उसे कैंसिल कर दो। मैं भी परेशान हो चुकी हूँ रोज रोज तुम्हारी प्रोफाइल चेक करके। विराट ने उसकी बात सुनकर अपना फोन निकाला और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके बोला, लो कर ली एक्सेप्ट तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट, अब खुश? बात सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट की नहीं है विराट, मैं रोज तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ और तुम मुझे अवॉइड कर देते हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो क्लियरली कह दो, मैं आज के बाद फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। सानिया अब असल मुद्दे पर आ गई। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विराट ने उस पर से नजरें हटाते हुए कहा और कार स्टार्ट करने लगा तो सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ उस दिन मैंने जो कुछ कहा उससे तुम हर्ट हुए हो। मैं ये भी मानती हूँ कि उस दिन गलती मेरी थी, लेकिन अब क्या करूँ, हो गई गलती यार। कैसे ठीक करूँ इसे अब? माफ़ी मांग रही हूँ ना तुमसे, तुम चाहो तो कोई पनिशमेंट भी दे दो, लेकिन प्लीज़ बात करो मुझसे पहले की तरह। विराट ने उसको एक नज़र देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो रो पड़ेगी। हम पहले भी तो एक दूसरे से दूर रहते थे, अब क्या बदल गया है? इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें मेरी नाराज़गी से? उसने पूछा तो सानिया ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे हर हाल में अपना दोस्त चाहिए। विराट ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा तो सानिया ने फिर से कहा, प्लीज़ भूल जाओ ना उस दिन वाली बात।
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा बाबा बस करो, ये रोनू शक्ल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं हूं मैं गुस्सा तुमसे। विराट को आखिर उस पर तरस आ ही गया। गुस्सा तो उसका पहले ही खत्म हो गया था। थोड़ी बहुत जो शिकवा शिकायतें थी वो आज सानिया की बातों ने दूर कर दी। सानिया के चेहरे का सुकून उसकी माफी पाकर लौट आया तो विराट ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, प्रिया के साथ रहकर तुम भी उसके जैसे ड्रामा करना सीख ही गई। इस बार वो मुस्कुरा दी और विंडो से बाहर देखने लगी। उसे खुश देखकर विराट के होंठों पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। प्रिया फिर से उन दोनों की दोस्ती हो जाने पर बहुत खुश थी। उसके दोनों दोस्तों के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं था। अब सब कुछ पहले की तरह हो गया था। अगले दिन कबीर और नीलम गायत्री जी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तभी प्रिया दनदनाते हुए अंदर आई तो कबीर के साथ साथ सबकी नजरें उस पर टिक गई। आंटी, ये विराट का बच्चा कहाँ है? प्रिया ने गुस्से में पूछा तो गायत्री जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? गुस्से में क्यों हो इतना? आपके बेटे की हरकतें ही ऐसी हैं, एक नंबर का फालतू इंसान है, गधा बंदर कहीं का। प्रिया ने विराट को कोसते हुए कहा। तभी उसकी नज़र कबीर पर पड़ी जो उसको ही देख रहा था। उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, मैंने आपको नहीं, आंटी के दूसरे बेटे को फालतू कहा है। फिर कुछ रुककर गधा और बंदर भी। कबीर ने कुछ नहीं कहा और उसके घबराए चेहरे को देखता रहा तो प्रिया ने फिर से उसको मनाने की कोशिश की। आप इतने हैंडसम और गुड लुकिंग हैं, आपको कोई पागल भी बंधन नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, मैंने विराट को ही बोला है। इस बार गायत्री जी और नीलम जोर से हंस पड़े तो कबीर के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। तभी विराट ने अपने कमरे से निकलते हुए कहा, क्या भाई, आपने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। कुछ देर और इस बंदरिया के घबराए फेस को देखने देते। अच्छा, यहाँ कॉमेडी शो चल रहा है ना, जो इन जनाब को मजे लेने थे। तुझे तो मैं बताती हूँ। प्रिया उसे मारने दौड़ी तो वो भागकर कबीर के पीछे छुप गया। भाई, इसकी एक फोटो लेनी चाहिए थी, हम उसे अपने घर की छत पर लगाते। कसम से डर के मारे कोई भी बुरी आत्मा आसपास नहीं भटकती। प्रिया ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फोटो वाली बात पर उसकी नज़र खुद ब खुद कबीर से जा मिली। वो शर्मा गई जब कबीर को मुस्कुराते देखा। उसने बात बदलते हुए कहा, चल रहा है या नहीं? हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। आज मैं बहुत बिजी हूँ, तू किसी और के साथ चली जाना। विराट ने कहा तो प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, किसके साथ जाऊं? हमेशा तो तेरे साथ ही जाती हूँ ना, आज तो सानिया भी नहीं है। तू भाई के साथ क्यों नहीं चली जाती? ये तुझे शॉपिंग करवा देंगे और तू बदले में इन्हें शहर घुमा देना। विराट ने आइडिया दिया तो कबीर ने चौंक कर कहा, मैं कैसे ले जाऊंगा यार? कार से भाई, सिंपल। विराट ने तुरंत ही रिप्लाई किया तो कबीर ने उसे घूर कर देखा। मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है भाई, उसे पेंडिंग नहीं रख सकता। प्रिया का अकेले जाना भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप बेस्ट ऑप्शन हो। गायत्री जी ने भी उसकी बात पर सहमति जताई तो कबीर ना चाहते हुए भी जाने को रेडी हो गया। प्रिया का दिल तो खुशी से झूम उठा। जिस विराट पर अभी बेहद गुस्सा आ रहा था, अचानक से उसके लिए दिल में प्यार उमड़ने लगा। मैं रेडी होकर आती हूँ, उसने कहा और जल्दी से अपने घर की तरफ चल दी। कुछ देर और वहां रहती तो सबको उसके दिल की खुशी चेहरे पर नजर आ जाती। उसके जाने के बाद विराट मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने जानबूझकर ये सारा ड्रामा किया जिससे कबीर और प्रिया कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिता सकें और अपने बीच की दूरियों को कम कर सकें। सानिया के साथ फिर से दोस्ती होने के बाद उसे एक चीज समझ आई थी कि मिलने और बात करने से कितना भी मनमुटाव हो दूर हो ही जाता है। प्रिया कबीर के साथ शॉपिंग पर जाने को लेकर बहुत खुश थी। उसने ना जाने कितनी ड्रेसेस ट्राई कर डाली, लेकिन उसे कुछ भी आज के लिए सूटेबल नहीं लगा। वो अपने कपड़ों से उलझ रही थी जब चंचल जी अंदर आई। तुम अब तक यहीं हो, शॉपिंग पर नहीं जाना क्या? उन्होंने पूछा तो प्रिया ने थके हुए लहजे में कहा, जाना है मम्मा, उसी के लिए तो रेडी हो रही हूँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या पहन कर जाऊं। कुछ भी पहन लो, मेरी बेटी पर तो हर तरह की ड्रेस परफेक्ट लगती है। चंचल जी ने कहा तो प्रिया बोली, मुझे आज अच्छा लगना है, आप प्लीज कुछ सजेस्ट करो। तुम इसे पहन लो। चंचल जी ने उन कपड़ों के ढेर से एक पीच कलर की ड्रेस निकाल कर दी। मम्मा, मैं इसमें अच्छी तो लगूंगी ना? प्रिया इस ड्रेस को लेकर भी कंफ्यूज्ड थी। चंचल जी ने बहुत ध्यान से उसे देखा। आज उन्हें अपनी बेटी का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। उन्होंने आज से पहले उसे इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा था। वो हमेशा अपनी मर्जी से जीती आई है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। फिर आज क्या बात थी, कुछ तो अलग था आज। लगता है आज किसी स्पेशल के लिए रेडी हुआ जा रहा है। चंचल जी ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। उनके सवाल पर प्रिया के गल पलश करने लगे। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसका ये अंदाज चंचल जी को काफी कुछ समझा गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और उसे समझाते हुए बोली, बेटा, किसी स्पेशल के लिए तैयार होना अच्छी बात है, लेकिन खुद को इतना परेशान करना गलत है।
अगर किसी को हमें पसंद करना होगा तो हमें हमारी रियलिटी के साथ ही एक्सेप्ट करेगा। है खुद को बदल कर तुम किसी को अट्रैक्ट कर सकती हो सकता है वो तुम्हें अटेंशन भी देने लगे, बट बेटा ये अट्रैक्शन बस कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, पूरी लाइफ के लिए नहीं। अगर तुम उस इंसान को वाकई पसंद करती हो तो उसे इतना टाइम दो कि वो भी तुम्हें पसंद करे, ऐसे ही जैसे तुम हो। तब तक क्या करूं मम्मा, प्रिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, वेट करो, अगर वो भी तुम्हारे बारे में इसी तरह सोचता है जैसे कि तुम, तो बहुत जल्द वो सामने से आकर तुमसे अपने दिल की बात कहेगा। अगर मैं उसे पसंद नहीं आई तो, प्रिया ने सवाल किया तो उन्होंने उसके गालों को प्यार से छूकर कुछ कहना चाहा। तभी अभिनव जी की आवाज आई। प्रिया और चंचल जी दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे। यू आर डॉटर ऑफ अभिनव खुराना। बच्चा, तुम जिस भी लड़के की लाइफ में जाओगी उसकी किस्मत बन जाएगी, ये बात शहर का हर लड़का जानता है। इसीलिए तो तुम्हारी एक हाँ के लिए हजारों लड़के लाइन में खड़े हैं, कोई पागल ही होगा जो तुम्हें इनकार करेगा, अभिनव जी ने घमंड से कहा। फिर प्रिया से बोले, अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो बोलो, 2 दिन लगेंगे मुझे उसे तुम्हारे कदमों में लाने में। आप क्या बच्ची को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं, चंचल जी ने अभिनव जी को घूरते हुए कहा। फिर प्रिया से बोली, बेटा प्यार का एक मतलब ये भी है कि अपने पार्टनर की सेल्फ रेस्पेक्ट, सम्मान करना, उसे खुद के बराबर रखना। अगर आप सच में किसी से प्यार करोगे तो उसकी मर्जी का ख्याल करना, उसकी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट देना, यहाँ तक कि उसकी ना को भी। किसी को पैसे या पावर के बेस पर जबरदस्ती झुकाने को प्यार नहीं कहते। अभिनव जी ने कुछ कहना चाहा तभी उनका फोन बजने लगा। फोन कॉल इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वो रिसीव करके बाहर चले गए। वैसे एक बात तो तुम्हारे डैड ने सही कही है, तुम जिस भी लड़के की लाइफ में जाओगी किस्मत तो उसकी वाकई बन जाएगी। तुम इतनी खूबसूरत हो, एजुकेटेड और सबसे बड़ी चीज इतनी प्यारी हो, कोई भी लड़का तुम्हें इनकार कर ही नहीं सकता। नो मम्मा, ही इज डिफरेंट। उसे मेरी खूबसूरती या फिर डैड की बेटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिया ने चंचल जी से कहा। फिर मन में बोली, अगर ऐसा होना होता तो कब का हो गया होता। चंचल जी कुछ बोलने वाली थी कि प्रिया की नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, ओह नो, बहुत लेट हो गया, मुझे शॉपिंग पर जाना था। सच में आप बहुत बातें करती हो मम्मा। चंचल जी ने हैरानी से बाथरूम की तरफ भागती प्रिया को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बदमाश। प्रिया ने तैयार होकर खुद को देखा, फिर संतुष्ट होकर नीचे चली आई। चंचल जी ने उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया और बोली, बहुत प्यारी लग रही हो। प्रिया मुस्कुरा दी और उन्हें बाय बोलकर राजपूत हाउस चली आई तो देखा कबीर रेडी होकर बाहर ही खड़ा है। शायद वो उसी का वेट कर रहा था। प्रिया को देखकर उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा, तो प्रिया ही बोली, सॉरी मुझे ज्यादा लेट हो गया ना। प्रिया ने उससे कहा तो उसने अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया, नहीं बस तुम 2 घंटे ही लेट हो। प्रिया ने मुंह बना लिया। उसने तो सोचा था आज वो उससे नजरें नहीं हटा पाएगा, लेकिन उसने तो उस पर एक नजर डालने के बाद दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा। तभी विराट अंदर से आया और उसे देखकर बोला, अरे तुम आज ही क्यों आ गई, कल तक आराम से रेडी होती रहती। प्रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पर विराट कहाँ शांत रहने वालों में था। उसने प्रिया को गौर से देखते हुए उसके बार बार चक्कर लगाए। प्रिया को उसकी हरकतों से चिढ़ हो रही थी लेकिन इस बार भी वो चुप रही। तभी विराट ने उसके चेहरे को अपनी उंगली से टच किया और फिर उन उंगली को गौर से देखकर मुस्कुरा उठा। क्या कर रहा है तू ये पागलों जैसे। उसका सब्ज जवाब दे चुका था इसलिए उसने चिढ़कर पूछा तो विराट ने उसके सवाल को इग्नोर करके कहा, तू क्या किसी पार्टी में जा रही है इतना मेकअप शेकअप करके। दिमाग खराब मत कर। प्रिया को उसके सवाल पर शर्म आने लगी थी क्योंकि उसने सच में आज ढेर सारा मेकअप लगाया था। ऊपर से विराट की बात सुनकर कबीर की नजरें भी उसकी तरफ उठ गई थी। तू अकेले पार्टी में जा रही है मुझे छोड़कर, ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला भी रही है, विराट ने शिकायत की। तभी प्रिया को कुछ याद आया, सुपरमैन पता नहीं क्यों विराट यहाँ है भी नहीं फिर भी मुझे दिख रहा है वो। प्रिया विराट को घूरते हुए कबीर से बोली। दोनों भाइयों ने हैरानी से उसे देखा। ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, ये मैं ही हूँ, विराट ने कहा तो प्रिया बोली, ऐसे कैसे तुम्हें विराट मान लूं मैं। हमारा विराट तो अपने किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम से गया है, बेचारा आज इतना बिजी था कि मुझे शॉपिंग पर भी नहीं ले जा पाया। विराट उसका इशारा समझ गया। उसने कबीर की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। विराट ने जल्दी से अपना बचाव किया, हाँ तो जा ही रहा था मैं, वो तो भाई रेडी होकर अकेले खड़े थे इसलिए उन्हें कंपनी देने के लिए रुका था। कबीर और प्रिया पर उसकी बेवकूफ़ी भरी बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो दोनों अब भी उसे घूर रहे थे इसलिए विराट ने वहां से हटने में ही अपनी भलाई समझी। अब तुम आ गई हो तो मेरा काम खत्म, मैं चला अपना काम करने, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी शॉपिंग। विराट कहकर जल्दी से भाग गया लेकिन अपने पीछे कबीर और प्रिया दोनों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गया।
पागल है एकदम, प्रिया ने हंसते हुए कहा। फिर कबीर से पूछा, हम भी चलें? हाँ, एक मिनट, कबीर ने कहा और अंदर की तरफ चला गया। प्रिया आज बहुत खुश थी। उसके होठों की मुस्कान आज जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबीर कुछ ही देर में वापस आया, तब भी वो उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव तब बदल गए जब उसकी नज़र कबीर के पीछे आती नीलम पर पड़ी। ये भी साथ जाएगी हमारे? उसने सोचा। उसकी सारी खुशी अचानक से कहीं गायब हो गई। वो सवालिया नजरों से कबीर को देखने लगी। कबीर ने उसकी नजरों को पढ़कर कहा, नीलम को भी कुछ काम है, इसलिए वो भी हमारे साथ चल रही है। आपको जिसे साथ ले जाना है ले जाइए, मुझे क्यों बता रहे हैं? प्रिया ने बेरुखी से कहा और कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई और फटाक से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। कबीर उसके इस अंदाज पर चौंक गया, जबकि नीलम ने एक गहरी सांस ली। कहीं ना कहीं वो जानती थी उसे साथ देखकर प्रिया का यही रिएक्शन होगा। वो तो साथ जाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए कबीर के पूछने पर उसने चलने से मना कर दिया था। लेकिन जब कबीर ने कई बार कहा तो रेडी हो गई। कबीर ने एक बार फिर प्रिया की तरफ देखा, फिर ड्राइविंग सीट पर आ गया, जबकि नीलम उसके बगल में बैठ गई। प्रिया का दिमाग एक बार फिर गुस्से से भर गया। उसने कुछ देर नीलम की पीठ को घूरा, फिर नजर हटानी चाहिए तो वो मिरर में से खुद को देखते कबीर से जा मिली। प्रिया ने गुस्से में तुरंत अपनी निगाहें हटाकर साइड मिरर की तरफ कर ली। कबीर को उसका बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वो सबके साथ अच्छे से रहती थी, सबसे स्वीटली बात करती है। यही वजह है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। फिर नीलम के साथ वो ऐसी क्यों है? बात तो कभी करती ही नहीं है उससे, ऊपर से उसे देखकर पता नहीं क्यों इतने गुस्से में भर जाती है। नीलम का ध्यान भी आज कबीर और प्रिया पर ही था। वो जानती थी कि आज उसका उनके साथ आना प्रिया को बहुत बुरा लगा है। शायद वो कबीर के साथ अकेले ही टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ये क्या किया तुमने कबीर? क्यों मुझे साथ ले आए? मैं समझ सकती हूँ कि प्रिया इतना नाराज क्यों है। वो क्या कोई भी लड़की अपने और अपने प्यार के बीच आने वाले किसी तीसरे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती, खास करके जब वो एक लड़की हो। हम दोनों का तो कोई गलत रिश्ता भी नहीं है, फिर क्यों गाली सुनवा रहे हो मुझे? नीलम ने सोचा। तीनों अपनी अपनी सोच में डूबे मॉल पहुंच गए। कबीर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, प्रिया ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। प्रिया रुको, हम साथ ही चलते हैं ना, कबीर ने नॉर्मल लहजे में कहा, जबकि वो प्रिया की हरकतों पर चिढ़ गया था। नो थैंक्स, आप लोग साथ आइए, मुझे किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, प्रिया ने बिना मुड़े कहा और अंदर चली गई। तो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में कबीर ने होठों को बुरी तरह भींच लिया। नीलम ने देखा तो उसे समझाने की कोशिश की। वो शायद किसी वजह से गुस्से में है, इसलिए ऐसा कर रही है। अगर उसे अकेले ही रहना था तो मुझे साथ में ले ही क्यों आई? कबीर ने कार पार्किंग में लगाते हुए कहा। तो नीलम बोली, तुम्हें नहीं लगता ये सवाल तुम्हें उससे करना चाहिए? उसके पास इसका सही जवाब होगा। कबीर ने सिर हिला दिया और कार से निकलकर मॉल की तरफ बढ़ गया। नीलम भी उसके पीछे बोली, ये क्या तरीका है प्रिया? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं कर रही? कबीर ने गुस्से में प्रिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। प्रिया अचानक हुई इस घटना से शॉक्ड हो गई। उसने डरकर कबीर को पकड़ लिया और उसकी ओर देखा। फोन कहाँ है तुम्हारा? कबीर ने धीमी मगर गंभीर आवाज में पूछा। तो प्रिया को ध्यान आया कि वो उससे गुस्सा है। वो जल्दी से उससे दूर हुई और लापरवाही से बोली, बैग में होगा, तुम्हें अंदाजा भी है हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? कबीर ने उसके अंदाज पर हैरान होते हुए कहा। तो प्रिया ने पूछा, क्यों, नीलम तो है ना आपके साथ? तुम सच में मेरी समझ से बाहर हो, कबीर ने चिढ़कर कहा। तो वो भी उसी तरह बोली, तो मुझे समझने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? जाइए ना अपनी नीलम के पास, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। नीलम मेरी, कबीर की बात पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले प्रिया ने उसे रोक दिया। बस करिए, अच्छी तरह जानती हूँ मैं नीलम आपकी कौन है। रियली कौन है वो मेरी? कबीर ने उसे घूरकर पूछा। तो प्रिया ने कहा, मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ, आपके और नीलम के रिश्ते पर डिबेट करने नहीं। मुझे बहुत सारा सामान लेना है, नाउ एक्सक्यूज। कबीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पिक करके कहा, हाँ आ रहा हूँ 5 मिनट में। सामने से कुछ कहा गया तो उसने फिर जवाब दिया, हाँ नीलम को उसी जगह पर बैठा है जहाँ सरप्राइज देने की बात हुई थी, ब्लू स्टार में। प्रिया ने फिर से नीलम का नाम सुना तो वहां से जाने लगी, लेकिन सरप्राइज वाली बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सामने लगे मिरर में से कबीर को देखा, वो फोन पर बिजी था। बस अब यही देखना बाकी रह गया था, अब क्या ये उस नीलम को मेरी आंखों के सामने प्रपोज भी करेंगे? मेरा दिल जलाकर मन नहीं भरा इनका, जो अब जान लेना चाह रहे हैं। प्रिया बड़बड़ाई। कबीर ने फोन पर बात करते हुए ही प्रिया की तरफ देखा तो वो हाथ में ली ड्रेस को जल्दी से खुद पर लगाकर देखने लगी। हाँ आ रहा हूँ, 5 मिनट वेट करो। कबीर प्रिया को देखने में बिजी था। जब फोन पर किसी ने कुछ कहा तो उसने रिप्लाई करते हुए एक बार फिर प्रिया को देखा, वो अपनी शॉपिंग में बिजी थी।
इसलिए कबीर उसे वहीं छोड़कर उस तरफ चला गया जिधर से वो आया था। उसके जाते ही प्रिया ने हाथ में ली ड्रेस को एक साइड में फेंका और उसके पीछे भागी। वो अभी सीढ़ियों पर ही थी जब उसने कबीर को मॉल में ही बने एक रेस्टोरेंट में जाते देखा। प्रिया को भीड़ की वजह से वहां पहुंचने में कुछ टाइम लग गया। वो अभी दरवाजे पर ही पहुंची थी जब उसने नीलम को किसी के गले लगे देखा। लड़के की पीठ प्रिया की तरफ थी, लेकिन हाइट और फिजिक्स से वो बखूबी पहचान सकती थी कि ये कबीर ही है। जो जैकेट वो घर से पहनकर आया था वो उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। प्रिया की आंखें भर आई, दिल बुरी तरह टूट गया। वो जानती थी कि कबीर और नीलम सिर्फ दोस्त नहीं हैं आपस में, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद ये एक गलतफहमी हो। लेकिन आज सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। हकीकत उसके सामने आ चुकी थी। उसने अपनी रुलाई रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा और तेजी से वहां से बाहर निकल गई। कबीर वॉशरूम से बाहर आया तो उसने प्रिया को रेस्टोरेंट के दरवाजे से वापस जाते देखा। उसे लगा कि शायद वो उसे और नीलम को ढूंढ रही है, इसलिए उसने प्रिया को आवाज लगाई। लेकिन प्रिया ने शायद सुना नहीं और वहां से तेजी से निकल गई। उसकी आवाज सुनकर अभिमन्यु और नीलम एक दूसरे से अलग हुए। किसको बुला रहा है, कहाँ है प्रिया? अभिमन्यु ने उसकी नजरों का पीछा किया, फिर उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा। क्योंकि उसको प्रिया कहीं नहीं दिखी। वो वहां कबीर कुछ कहते कहते रुक गया। फिर अभिमन्यु से बोला, एक काम कर, तू नीलम के साथ घूम फिर, मैं प्रिया को लेकर आ रहा हूँ। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया और उसकी जैकेट उसे देने लगा तो कबीर ने कहा, अपने पास ही रखो, और बाहर निकल आया। उसने चारों तरफ देखा, प्रिया कहीं नहीं थी। उसने उसे कॉल भी किया, लेकिन वो हर बार उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती। थककर कबीर ने विराट को फोन लगाया और उसे प्रिया की लोकेशन पता करने को कहा। कुछ हुआ है क्या भाई? वो आपके साथ थी ना, फिर आप उसकी लोकेशन क्यों पूछ रहे हैं? विराट ने हैरानी से पूछा तो कबीर ने कहा, विराट जो कहा है वो करो पहले, मैं घर आकर तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। विराट के बार बार कॉल करने पर प्रिया ने चिढ़कर कहा, तुझे क्या आफत पड़ी है, बार बार कॉल करके क्यों परेशान कर रहा है? कहाँ है तू? विराट ने उसके सवाल को इग्नोर करके पूछा तो उसने कहा, शॉपिंग। झूठ मत बोल, तू वहां नहीं है, विराट ने कहा तो प्रिया बोली, जब सब जान रहा है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैं फिलहाल सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू सबके साथ नहीं है, बाकी बातें घर आकर बताना। पहले इतना बताओ कि कहाँ हो इस समय? विराट ने गंभीर होकर पूछा तो प्रिया ने कहा, क्यों जानना है तुझे, आ रही हूँ ना घर। नाटक मत कर, जो पूछा है साफ साफ बता। पता भी है कि भाई कितने परेशान है तेरे से गायब होने से। बार वो चिढ़ गया था। झूठ, कोई परेशान वरेशान नहीं है, वो मजे से अपनी डेट एंजॉय कर रहे हैं, प्रिया ने गुस्से में कहा। उसे कबीर और नीलम का गले लगना फिर याद आ गया। ठीक है मत बता, मैं अंकल से कह देता हूँ, फिर वही तुझसे बात करेंगे। विराट ने उसके मुंह से सच निकालने का दूसरा तरीका आजमाया, जो काम भी कर गया। प्रिया ने जल्दी से कहा, मैं लोकेशन सेंड करती हूँ। विराट ने कबीर को उसकी लोकेशन बताई तो वो जल्दी से उस तरफ बढ़ गया। प्रिया कुछ दूर चलकर थक गई तो एक बेंच पर बैठ गई। उसे कबीर पर जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही अपना दिल टूटने पर रोना भी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पहली मोहब्बत इस तरह अधूरी रह जाएगी। उसने कबीर के अलावा खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा था। ये और बात थी कि उसे बचपन से लेकर आज तक सब कुछ बिन मांगे ही मिल गया था। कुछ दूर पर चल रहा गाना उसका दर्द और बढ़ा गया। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम, अरे आप भी जाओ वरना रो देंगे हम। लगता है आप किसी का वेट कर रही हैं, आप कहें तो हम साथ दे दें आपका। वो अपनी तकलीफ में डूबी हुई थी जब उसे अपने पास किसी की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर उधर देखा। कुछ लफंगे टाइप के लड़के उसे घूर रहे थे। उन्हें देखकर प्रिया डरकर कांपने लगी। उसे ट्रिप वाली घटना याद आ गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन पैर मानो जमीन में धंस से गए थे। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली तो कबीर का चेहरा बंद आंखों में दिखने लगा। हाँ जी, हर बार आपने मेरी हेल्प के लिए सुपरमैन को भेज दिया है, इस बार भी भेज दो प्लीज। उसने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की। तभी उसे कुछ याद आया तो उसने फिर खुद से ही कहा, लेकिन आज तो वो किसी और के साथ बिजी होंगे, उन्हें मेरा ख्याल भी आएगा या नहीं? लड़की क्या बड़बड़ा रही हो? चुपचाप से तुम्हारे पास जो भी है हमारे हवाले कर दो, उनमें से एक लड़के ने कहा तो प्रिया ने आंखें खोल दी। ओह, तो तुम्हें मेरे पैसे चाहिए? थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, वो लोग पैसे और सामान चाहते थे। ये जानकर उसने राहत की सांस ली। लड़कों ने हैरानी से पहले उसे फिर एक दूसरे को ऐसे देखा मानो उन्हें कोई अजूबा दिख गया हो। वो आए दिन लोगों को लूटते थे, अमूमन सब रोते गिड़गिड़ाते थे उनके आगे, लेकिन ये लड़की इस तरह हंस रही थी जैसे उन्होंने कोई जोक सुनाया। अपने पैसे और सामान जाने की गम में कहीं ये पागल तो नहीं हो गई ना? इस सिचुएशन में तो वो ही हंस सकता है जिसका दिमाग खराब हो।
उनमें से एक ने अपने साथी से कहा, जो भी हो हमें उससे क्या, हमें तो इसकी ब्रांडेड चीजों से मतलब है। दूसरा वाला बोला। प्रिया ने जल्दी जल्दी अपने पास मौजूद कैश, घड़ी, ईयररिंग, बैग सब उनके हवाले कर दिया और बोली, यही सब है फिलहाल मेरे पास। वो जाने लगी, तभी उनमें से एक ने कहा, फोन भी दे दो। वो कहाँ ले जा रही हो? अरे बड़े लालची लोग हो तुम, मैंने तुम्हें बिना परेशान किए अपना सारा सामान दे दिया और अब तुम्हें फोन भी चाहिए? मेरे पैसे तो तुमने ले लिए हैं, फोन रहेगा तो कम से कम किसी को हेल्प के लिए बुलाकर घर तो जा पाऊंगी। सारी रात सड़क पर ही तो नहीं रहूंगी ना, प्रिया ने कहा। तो वो सब उसको हैरानी से देखने लगे, जो ऐसे शिकायत कर रही थी मानो उसके सामने वो लफंगे ना होकर उसका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर खड़ा हो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी भी बहनें होंगी, अगर वो ऐसे सड़क पर घूमे तो क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? प्रिया ने उन्हें खुद को देखते पाया तो फिर से पूछा। तो एक लड़का बोला, नहीं बहन, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम फोन लेकर जाओ। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे वाले लुटेरे हो, प्रिया ने खुश होकर कहा। तो वो लड़का इमोशनल होकर बोला, जाओ अपना ख्याल रखना, ओके बाय, प्रिया ने कहा और जाने को ही तो दूसरा लड़का बोला, अबे रुक। प्रिया उसकी आवाज सुनकर सहम कर रुक गई। तो वो बोला, ये क्या नौटंकी लगा रखी है, थैंक यू भैया, बाय भैया। फिर पहले वाले लड़के पर टोंट मारते हुए बोला, और तू बड़ा है, अपना ख्याल रखना बहन। यहाँ क्या किसी हिंदी सीरियल का इमोशनल सीन चल रहा है? भैया मेरे राखी का बंधन निभाना टाइप। अगर तुम्हें सही सलामत जाना है तो फोन हमारे हवाले करती जाओ, उसने प्रिया से कहा। तो वो बोली, प्लीज फोन नहीं, बाकी सब कुछ तो दे दिया है मैंने। प्रिया के लिए वो सिर्फ एक फोन नहीं था, उसमें ट्रिप की बहुत सारी मेमोरीज थी, कबीर से रिलेटेड। सबसे बड़ी चीज उसकी और कबीर की सेल्फी थी, जिसे कबीर ने खुद क्लिक की थी। प्रिया किसी भी हाल में उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचा था। वो पूरी ताकत से वहां से भागी, लड़के भी उसके पीछे दौड़ पड़े। प्रिया ने दौड़ते हुए पीछे देखा, वो लड़के उससे कुछ ही दूरी पर थे। ये देखकर उसने अपनी स्पीड तेज की ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो पहले से ही घबराई हुई थी, इसके बाद तो पूरी तरह डर गई। लेकिन जैसे ही उसे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ, उसके चेहरे पर राहत उभर आई। थैंक गॉड आप आ गए, मुझे तो लगा कि आज शायद नहीं बच पाऊंगी, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जब सामने वाले शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी तरफ देखा। कबीर गुस्से वाली नजरों से उसे ही देख रहा था। लेकिन जब प्रिया से नजरें मिली तो उसने नजरें फेर ली। प्रिया को अपने पीछे करके उसने हल्का सा सिर निकालकर उन लड़कों को देखा जो प्रिया को ढूंढ रहे थे। एक नंबर के लालची इंसान है ये सब, अपना सारा सामान इन्हें दे दिया फिर भी मेरे पीछे पड़े हैं, बोल रहे थे फोन भी दे दी जाओ, प्रिया ने कहा। तो कबीर ने उन लड़कों पर नजर जमाए हुए ही कहा, तो दे देती फोन भी, वैसे भी किसी काम का नहीं है, ऐसे कैसे दे दूं उसमें आपकी? प्रिया कहते कहते रुक गई। कबीर ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली, उसमें आपका और सबका कॉन्टेक्ट नंबर था ना? कबीर ने फिर कुछ नहीं कहा। तो प्रिया बोली, वैसे मुझे हल्की सी बट एक खौफ थी कि आप जरूर आओगे हमेशा की तरह मुझे बचाने। वो कबीर को एक बार फिर मुसीबत में अपने ढाल बने पाकर बहुत खुश हो गई थी। बचपन से लेकर आज तक जो भरोसा वो उस पर करती आई थी, उसके सुपरमैन ने उसे टूटने नहीं दिया था। सबसे बड़ी खुशी तो उसे इस बात की थी कि वो नीलम को छोड़कर उसके पास आया था। इसीलिए तुम वहां से भागकर यहाँ इन गुंडों के पास आ गई और मेरा फोन भी नहीं पिक कर रही थी, है ना? मुझे सुपरमैन बोलते बोलते तुम शायद मुझे सचमुच का सुपरमैन समझने लगी हो, जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिनका यूज करके वो तुम्हें बचा लेगा। फिर चाहे तुम उसे बिना बताए कहीं भी गायब हो जाओ, उसकी कॉल भी ना पिक करो, कबीर ने गुस्से में कहा। तो प्रिया ने मुंह बना लिया। तो वो खुद से ही बोला, खैर मैं तुम्हें ये सब कह ही क्यों रहा हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला किसी की परेशानी से? तुम अपनी मनमानी करती रहो। आपको शायद नीलम को अकेला छोड़कर आने के लिए बुरा लग रहा है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी डेट स्पॉइल हो गई, प्रिया ने भी चिढ़कर कहा। उसे सच में यही लग रहा था कि कबीर उससे इस वजह से नाराज है। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त है बस, कबीर ने कहा। तो प्रिया बड़बड़ाई, हाँ उसी अच्छी दोस्त से चिपके हुए थे आप थोड़ी देर पहले। कबीर ने अफसोस से सिर हिला दिया। तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भर चुकी है कि तुम्हें हर चीज में सिर्फ बुराई ही नजर आने लगी है। दोनों अपनी बहस में इतने बिजी थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो अभी वहां पर छुपे हुए हैं। उनका ध्यान तब इस बात पर गया जब एक आवाज आई उनके बिल्कुल पास से, तो यहाँ छुपी है सोने की चिड़िया। कबीर ने देखा वो लड़के उनके सामने ही खड़े थे। अरे यहाँ तो लैला के साथ मजनू भी है, लगता है रोमांस फरमा रहे थे हमारे प्रेम कैदी, दूसरे लड़के ने कहा। तो वो सब हंस पड़े। कबीर तो नॉर्मल ही था, लेकिन प्रिया ने कसकर कबीर की बाहें थाम ली। उसने प्रिया की तरफ देखा जिसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। चाहते क्या हो तुम सब?
कबीर ने अब प्रिया से नजरें हटा ली और उन लड़कों से पूछा, अब तक तो हमें बस उसका फोन चाहिए था, लेकिन अब फोन के साथ साथ ये लड़की भी चाहिए। बहुत भगाया इसने अपने पीछे, अब हिसाब बराबर करके ही रहेंगे। उनमें से एक ने कहा तो कबीर की मुट्ठियां कस गई। वहीं प्रिया की पकड़ उसकी बाह पर और मजबूत हो गई। लेकिन भाई, उसने हमें भाई बोला था। उस लड़के ने हैरानी से अपने साथी से कहा, जिसने कुछ देर पहले प्रिया को बहन बोला था। तुझे भाई बोला था ना, तो तू मदद कर हमारी अपना जीजा बनने में, पहले वाले लड़के ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा। तो दूसरा वाला लड़का फिर से बोला, लेकिन हमारा उसूल था ना कि हम सिर्फ लोगों का सामान लूटेंगे, किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ए पकिया, इसे चुप कराना रे, कितना भाषण देता है ये, पहले वाले लड़के ने अपने तीसरे साथी से कहा। तो उसने सिर हिला दिया। फिर दूसरे वाले लड़के से बोला, ए छोटू, भाई को अपना काम करने देना, काहे की बहस कर रहा है। ओए हीरो, लड़की को हमारे हवाले कर और यहाँ से चलता बन। अब पहला वाला लड़का कबीर से बोला। कबीर शांति से उसे देखता रहा। उसने कबीर को उसी जगह पर खड़े देखा तो फिर बोला, तेरे को सुनाई नहीं पड़ता क्या, कुछ कह रहा हूं ना मैं। कबीर ने अब भी कुछ नहीं कहा और ना ही वहां से हिला। तो वो अपने साथी से बोला, ए पकिया, लड़की को ले आ अपने पास, इतना टाइम नहीं है कि इस हीरो की मर्जी का इंतजार करे। डोंट टच हर। पकिया आगे बढ़ा ही था कि उसे कबीर की गंभीर आवाज सुनाई दी। तो उसने उसकी तरफ देखा। कबीर ने फिर धीमी मगर रोबदार आवाज में कहा, लड़की को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना तेरा क्या अंजाम होगा ये मैं भी नहीं जानता। ओहो, क्या बात क्या बात, चारों ओर से घिरे होने के बाद भी इतनी अकड़, हाँ। पहले वाले लड़के ने ताली बजाकर हंसते हुए कहा, जैसे कबीर का मजाक उड़ा रहा हो। ये अकड़ तुम्हारे बाप दाओ दाओ बड़े से बड़े आतंकवादी के सामने कम नहीं हुई, तो तुम्हारे जैसे मामूली गुंडे मवालियों की औकात ही क्या है। कबीर ने आराम से कहा। वो लड़का उसके इस एटीट्यूड से थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए फिर से बोला, दिखने में तो समझदार लग रहे हो, इसलिए समझा रहा हूं कि बेवकूफ़ी मत करो, लड़की को हमारे हवाले करो और निकल जाओ। तुम तो मुझे समझदार भी नहीं लगते, फिर भी समझा रहा हूं, लड़की को भूल जाओ और उससे जो भी लिया है वापस करते जाओ, वरना। कबीर कहते कहते रुक गया। तो वो लड़का अकड़ कर बोला, वरना क्या, बोल क्या करेगा तू। ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग के सारे पुर्जे फिक्स कर दूंगा और बाड़ी के सारे पुर्जे ढीले। कबीर ने कहते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। लड़का नीचे जा गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और कान सुनसा हो गया। अपने बॉस की हालत देखकर बाकी दोनों डर गए, इसलिए एक साथ ही उस पर झपटे। लेकिन कबीर उनसे तेज था। आर्मी के ट्रेंड जवान के सामने उन मामूली से गुंडों की औकात ही कितनी थी, जो चाकी छुरी के बल पर लोगों को लूटते थे। कुछ ही देर में तीनों जमीन पर मुर्गा बनकर बैठे थे। कबीर ने उनसे उनके दोनों कान पकड़वा रखे थे और उनके सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो लुटेरे नर्सरी के बच्चे और वो उनका टीचर हो, जिसने उनकी शरारत पर उन्हें पनिशमेंट दिया हो। हम समझ गए हैं साहब, अब हमें छोड़ दीजिए प्लीज, उनमें से एक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो कबीर बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन जब तुम ये वादा करोगे कि आज के बाद लूटपाट और चोरी करना बंद कर दोगे। नहीं करेंगे, आज के बाद हम मेहनत करके अपना पेट भरेंगे, दूसरे वाले ने तुरंत कहा। तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन अब कभी किसी भी घटना में तुम्हारा नाम भी आया तो आप हमें फांसी पर लटका देना साहब। तीसरे ने जल्दी से उसकी बात पूरी की। गुड, याद रखना अपनी बात। चलो अब खड़े हो जाओ, कबीर ने सिर हिलाकर कहा। तो तीनों की जान में जान आई। वो जल्दी से खड़े हो गए और अपनी अकड़ी हुई कमर ठीक करने लगे। हम जाएं साहब, एक ने पूछा। तो कबीर ने कहा, जाओ, लेकिन उससे पहले ये भाभी जी का सारा सामान। बॉस जैसे दिखने वाले लड़के ने उसकी बात का मतलब समझकर जल्दी से प्रिया से लिया सामान वापस कर दिया। चलो अब निकलो यहाँ से, और मेरी बात याद रखना। कबीर ने उन्हें वहां से जाने की इजाजत दे दी। तो वो सिर पर पैर रखकर भागे। प्रिया अब तक मजे लेकर ये सारा वाकया देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी स्कूल के क्लासरूम में आ गई हो। कबीर उसकी तरफ मुड़ा तो उसने खुश होकर कहा, आपने कितना मज़ेदार सबक सिखाया उन्हें। यू आर वेरी फनी एंड यू आर फूल। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। कबीर ने घूर कर कहा। तो प्रिया ने मुंह बना लिया। अब घर चलने का इरादा है या यहीं बैठकर किसी और मुसीबत का वेट करना है। कबीर ने कुछ देर तक प्रिया के बोलने का वेट किया, लेकिन उसने तो जैसे मौन व्रत धारण कर लिया हो। अंत में कबीर को ही बोलना पड़ा। ऐसे पैदल? प्रिया ने इधर उधर देखकर पूछा। तो उसने कहा, तो क्या प्लेन लैंड करवाऊं आपके लिए? ये सवाल तब खुद से क्यों नहीं पूछा था जब यहाँ तक आई थी पैदल चलकर। प्रिया उसके बार बार टोंट करने पर चिढ़ गई, लेकिन अभी के लिए उसने मुंह बंद रखना ही ठीक समझा, क्योंकि कबीर अब भी गुस्से में लग रहा था। वैसे भी गलती उसी की थी। वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। वो गुस्से में पहले ही काफी पैदल चली थी, फिर उन गुंडों से बचने की कोशिश में भी बहुत भागी थी। अब उससे एक कदम भी पैदल नहीं चला जा रहा था, लेकिन कबीर से कुछ कहकर वो और सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी।
इसलिए मरे कदमों से खुद को घसीटती रही। कबीर ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो अपनी शक्ति पर उसे अफसोस हुआ। उसके पास फोन था, एक कॉल पर विराट या कोई भी उन्हें लेने चला आता, फिर भी उसने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। वो चाहता था कि प्रिया आज की गलती से कुछ सबक ले और भविष्य में ऐसा कुछ करने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। वही जानता था आज जब विराट से उसका पता नहीं चला था तब तक उसकी क्या हालत थी। वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो ये सोचकर वो सौ मौतें मरा था। लेकिन ये सब इस बेवकूफ़ लड़की को कौन बताए जिसे अपनी जिद और गुस्से में कुछ भी सही गलत नहीं दिखाई पड़ता है। प्रिया चलते हुए लड़खड़ाई तो उसने उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक से मौसम ने अपना रुख बदल लिया और आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। उफ, अब ये क्या मुसीबत है। आज का ना दिन ही खराब है, सब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। प्रिया ने गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया तो ना चाहते हुए भी कबीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि प्रिया को इस समय उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही है। अब तक बारिश तेज पड़ने लगी तो वो उसका हाथ पकड़कर एक दुकान के शेड के नीचे आ गया। लेकिन यहाँ भी छुपने को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। पानी की बौछारें उन्हें अब भी भिगोने की कोशिश में थी। टेंशन मत लो, बिना मौसम की बरसात कुछ देर में खत्म हो जाएगी, प्रिया के चेहरे पर परेशानी देखकर उसने कहा। तो प्रिया ने सिर हिला दिया। मार्च के महीने में रात वैसे भी ठंडी होती है, उस पर बारिश और तेज हवाओं ने वातावरण में और भी ठंडक ला दी। प्रिया ने जैकेट पहनी थी फिर भी उसे ठंड लगने लगी थी। यही हाल कबीर का भी था, उसकी तो जैकेट भी अभिमन्यु के पास रह गई थी। वो उसके आगे खड़ा हो गया ताकि बौछारें प्रिया को ना भिगोएं। प्रिया को अपने लिए उसकी फिक्र देखकर ऐसी सिचुएशन में भी बहुत अच्छा लग रहा था। रोमांटिक सा मौसम और कबीर का साथ, आज सिर्फ वो दोनों थे, कोई तीसरा नहीं था। इस ख्याल से प्रिया को गुदगुदी सी हो रही थी। मन में बेहद हलचल होने लगी थी। दिल कर रहा था कि कबीर का हाथ पकड़कर बारिश में जी भरकर नाचे गाए और कह दे उससे कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। फिर उसे नीलम याद आ गई। उसका और कबीर का गले लगना याद आया तो चेहरे पर उदासी छा गई। कबीर की नजरें ना चाहते हुए भी उसके मासूम से चेहरे पर टिक गई, वो चेहरा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसका दिल भी चाह रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में छुपा ले, कह दे उससे कि वो उसकी जान है और वो अपनी जान को हमेशा महफूज रखेगा। वो है तो उसके पास, फिर वो क्यों इतनी उदास है, किस बात का डर है उसको। प्रिया ने नजरें उठाई तो उसकी नजरें कबीर की नजरों से जा मिली। वो उसकी आंखों में खोसी गई जिनमें उसको दुनिया भर का प्यार नजर आ रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके कांपते होंठ कबीर के चेहरे को छूने के लिए बढ़ गए। अंकल आंटी परेशान हो रहे होंगे, फोन करके बता दो कि तुम ठीक हो, मैं तब तक गाड़ी मंगवाता हूँ, कबीर ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाते हुए प्रिया से कहा। तो वो होश में आई। उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होने लगी। कबीर दूसरी तरफ चला गया तो उसने मन ना होते हुए भी घर पर फोन कर दिया। उसके मॉम डैड वाकई उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन परेशान नहीं थे। वो कबीर के साथ थी और दोनों घरों में सबको पता था कि उसके रहते प्रिया पर कोई आंच नहीं आ सकती। प्रिया ने उनसे बात करके झूठ कह दिया कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में बारिश खत्म होते ही घर आ जाएंगे। इधर कबीर ने भी अभिमन्यु को फोन किया तो पता चला कि वो अभी पास में ही है, इसलिए कबीर ने उसे वहीं बुला लिया। अभिमन्यु आ रहा है कुछ देर में गाड़ी लेकर, कबीर ने फोन कट करते हुए कहा। तो प्रिया ने बुझे मन से सिर हिला दिया और बाहर होती बारिश देखने लगी। उसे कबीर के साथ अभी और टाइम स्पेंड करना था। कभी कभी तो ऐसे मौके आते हैं जब वो साथ होते हैं। दिल में आया कि कह दे उससे कि उसे यहीं रहना है, उसके साथ कहीं नहीं जाना। कितने दिनों बाद तो उसे सुकून सा मिला है उसके पास रहकर। भी बहुत अजीब चीज होती है, अपने महबूब का साथ ही राहत दे सकता है। यही राहत अभी प्रिया को महसूस हो रही थी। अचानक से अब तक शांत उसका मन बेचैनी से भर गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे अगर आज वो कबीर से अलग हो जाएगी तो फिर कभी उसे नहीं पा सकेगी, वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। जैसे ट्रिप वाली रात में हो गया था। उस दिन भी तो अभिमन्यु आया था और उसे अपने साथ ले गया था। इन्हीं ख्यालों की वजह से जब उसे राहत महसूस नहीं हुई तो वो शेड से निकलकर सड़क पर आ गई और दोनों हाथ फैलाकर बूंदों को चेहरे पर महसूस करने लगी। लेकिन यह ठंडा पानी भी जलते दिल को राहत नहीं पहुंचा पाया। कबीर ने उसको भीगते देखा तो उसे रोकने के लिए बाहर निकल आया। उसे फिक्र थी कि कहीं वो अपने बचपने में बीमार न पड़ जाए। उसने प्रिया को अंदर करना चाहा तो प्रिया ने ना जाने किस एहसास में गुम होकर उसका हाथ थाम लिया। कबीर का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने प्रिया की तरफ देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। बारिश के पानी से वो पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास महसूस की कबीर ने। न जाने वो कौन से भाव थे कि कबीर उन आंखों में ज्यादा देर तक नहीं झांक पाया। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, अंदर चलो प्रिया, ऐसे बीमार पड़ जाओगी। इस बारिश में ज्यादा भीगना ठीक नहीं है, इस बारिश में खुद को प्यासा रखना भी तो ठीक नहीं है ना।
देखिए ना कितना खूबसूरत सा मौसम है, ये ठंडी हवाएं बारिश के साथ मिलकर कितनी प्यारी सी धुन बजा रही हैं। क्या आपका मन नहीं कर रहा इस धुन में खोने का, जी भरकर खुद को भिगोने का? क्यों रोका है खुद को, आइए बारिश इंजॉय कीजिए। प्रिया बोलते बोलते कबीर के करीब आ गई। आज वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। कबीर उसके अंदाज पर हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, उससे कुछ समझाना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। तुम ठीक तो हो ना? कबीर ने उसकी अजीब हालत देखकर पूछा तो प्रिया मन ही मन हंस पड़ी। सोचा कह दे कि नहीं नहीं ठीक हूं, मैं बहुत बीमार हूं आपके इश्क में। टू बी कंटिन्यूड।